नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय मनीष सर में। यहाँ हम सीखेंगे अकाउंट को आसान, मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप सिर्फ याद ना कर सकें बल्कि सच में समझें और इस्तेमाल कर सकें, अपने निजी लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकें। पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग लेखांकन के सौदे के बारे में डिटेल में देखा। ठीक। और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए प्रति वीडियो को देखिए और इसको समझिए। अगर किसी प्रकार की कमी है, एशिया है, तो उसमें आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत। ठीक। हमने में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर अभी चर्चा करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ये जो क्लास है, क्लास 11 सब्जेक्ट सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर चैप्टर 3। और ये चैप्टर 3 का वीडियो 2। फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाकर देखें, क्योंकि आपको तभी इस वीडियो को समझ में आएगा जब आप पहले वीडियो को देखेंगे। या हम तो ये कहेंगे कि आप चैप्टर फर्स्ट से टोटल वीडियो आप देखें, तब जाके चैप्टर 3 पर आए। आज से हम लोग लेखांकन समीकरण पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण होता क्या है? लेखांकन समीकरण आखिर में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि पूंजी और दायित्व का योग, पूंजी और दायित्व का योग क्या होना चाहिए? संपत्तियों के बराबर होना चाहिए। जो एसेट्स हुआ वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होना चाहिए। यही कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण समीकरण से तात्पर्य है कि पूंजी और क्या, दायित्व, दायित्व लायबिलिटी, दायित्व का योग इससे बराबर संपत्तियों के बराबर होना चाहिए, एसेट्स के बराबर होना चाहिए। चलिए, ठीक। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एक साधारण बोलचाल में ये डिफिनेशन हुआ कि लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। इससे हम आप लोग बोल सकते हैं कि पूंजी और दायित्व का योग किसके बराबर होना चाहिए? संपत्तियों के बराबर होना चाहिए। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, संपत्तियां संपत्तियां इक्वल टू क्या, दायित्व प्लस क्या, पूंजी। है ना? संपत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस कैपिटल। प्लस कैपिटल। यही होता है, तो फॉर्मूला यही होता है, संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। जैसे इस तरह भी देखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू एल प्लस सी, ए इक्वल टू एल प्लस सी, मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। दो पक्ष होता है, इसमें देख रहे हैं कि दो पक्ष है। एक पक्ष संपत्तियां है, एक पक्ष दायित्व प्लस पूंजी, दो पक्ष होता है। इसको भी स्टार डाल कर लिख लेंगे। लेखांकन
समीकरण कैसा होता है? एक पक्ष नहीं होता, इसमें कितने पक्ष? दो पक्ष संकल्पना पर आधारित होता है। और आधारित होता है। दो पक्ष संकल्पना पर आधारित होता है। इसके अनुसार लेखांकन समीकरण के अनुसार क्या कहता है कि लेखांकन समीकरण के अनुसार तुलना पत्र जो होता है, बैलेंस शीट, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। लेखांकन समीकरण हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एसेट्स एक तरफ है, दायित्व और पूंजी एक तरफ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आपका एसेट्स बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है, या तो आपका दायित्व और पूंजी बढ़ गया तो भी गलत है। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। लेखांकन समीकरण के अनुसार तुलना पत्र, इसे चिट्ठा भी बोलते हैं, तुलना पत्र जिसे बैलेंस शीट इंग्लिश में कहते हैं। ये सबसे अंतिम में पढ़ेंगे हम लोग, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, अकाउंट का सबसे अंतिम भाग होता है बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट सबसे अंतिम में हम लोग देखेंगे। ठीक, ये दोनों पक्ष कैसे होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, देखिए बैलेंस शीट जो हम तैयार करते हैं उसमें लायबिलिटी एक तरफ होता है और एसेट एक तरफ होता है। अब जितने भी लायबिलिटी बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं और जितने भी एसेट्स बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, उसी दोनों को हम लोग को बराबर करना है लेखांकन समीकरण के अनुसार। मान के चलिए एसेट्स अगर 1000 है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों मिला के 1000 होना चाहिए, दोनों मिलकर एक। हम बैलेंस शीट का प्रारूप देख लेंगे कि आखिर में होता क्या है। अगर बैलेंस शीट को तैयार करते हैं तो उसका प्रारूप ऐसा होता है। तो बैलेंस शीट तैयार होता है तो लिखते हैं, हम लोग बैलेंस शीट एस वन, एज ऑन डेट यहाँ पे लिखा जाता है, डेट कौन डेट में बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इसके लिए हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह होता है, ये लाइन हो गया और सही नहीं बन रहा होगा तो आप लोग सुधार कर लेंगे, अपने कॉपी में बनाएंगे, इसे बटन पे बनाएंगे। एक तरफ ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया एसेट्स का कॉलम। अकाउंट या कॉमर्स के बच्चे के बाद हमेशा स्केल रहना चाहिए। आप लोग कॉपी कहीं भी ड्रॉ करिएगा, ये आप लोग स्केल के साथ ही ड्रॉ करिए, क्योंकि हर कॉमर्स बच्चे के बाद स्केल होना जरूरी है। क्योंकि जनरल एंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें स्केल का जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब कैश बुक पढ़ेंगे, सब्सिडी बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको ये लाइनें पारनी ही होगी। इसमें एक तरफ जो होता है लिएबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है अमाउंट, इसमें क्या होता है एसेट्स, एसेट प्लस कैपिटल इसी में आ जाता है अमाउंट। ठीक, लायबिलिटी में जो जो भाग आते हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब आप लेखांकन समीकरण तैयार करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि लायबिलिटी में क्या क्या आते हैं, एसेट्स में क्या क्या है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि लायबिलिटी क्या है, हमारा दायित्व क्या है, दायित्व मतलब क्या है, जिसे भविष्य में हमको देना है, हमारे ऊपर कोई पैसा अगर किसी से लिए हैं तो उसको भविष्य में उसे देना है, वो लायबिलिटी है। एसेट्स मेरा जो पूंजी है
जो मेन पूंजी है वो मेरा एसेट्स होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर है वो लायबिलिटी है, उसको हमको भविष्य में पैसा चुकाना है। क्रेडिटर, इसमें क्रेडिटर दो प्रकार का होता है, एक सन्ड्री क्रेडिटर, ये आगे हम लोग देखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल पेबल, और इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक से लोन लिए तो उसे देना ही है, या लोन, और लायबिलिटी में अगर बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इसी में कैपिटल भी आता है। कैपिटल, अगर बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो लायबिलिटी वो एक तरफ होगा और जो एसेट्स है एक तरफ होगा, लायबिलिटी मेरा होगा। ठीक, ये चीज हम लोग समझ गए। एसेट्स में देखेंगे, एसेट्स में क्या क्या मेरा एसेट्स है, मेरा संपत्ति क्या क्या है। इसमें क्या क्या आता है, कैश आता है, कैश, कैश इन हैंड, तो मेरे हाथ में कितना पैसा है, ये तो मेरा संपत्ति हुआ ना। बैंक, बैंक में जितना पैसा है, बैंक, स्टॉक, ये भी मेरा संपत्ति हुआ। डेटर, ठीक, इस पैसा लेना है, ये भी दो प्रकार होता है, सन्ड्री डेटर भी होता है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड एक्सपेंसिव, एक्रूड इनकम, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरा संपत्ति हुआ। इन इन्वेस्टमेंट, जो मेरा फर्नीचर हुआ, मेरा बिल्डिंग जो हुआ, मेरा मान के चलो कार है, ये भी मेरा संपत्ति हुआ, बिल्डिंग, बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, जो मेरा मशीनरी जो हुआ, मेरा फर्नीचर हुआ। जितने प्रकार के मेरा मन लैंड हुआ, ये सब संपत्ति है। संपत्ति एक तरफ लिखा जाता है, इन दोनों को बराबर किया जाता है। ये तो हुआ बैलेंस शीट का प्रारूप, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। उसमें यही होता है कि आपको जानना होगा कि लायबिलिटी की तरफ कौन कौन से भाग आते हैं और एसेट्स की तरफ कौन कौन से आते हैं, यही प्रारूप होता है, जिसका प्रारूप हम लोग आगे हम लोग छाव पढ़ेंगे। और ये जो अमाउंट हुआ, ये जो अमाउंट हुआ, अगर ये दोनों अमाउंट बराबर होना चाहिए, तो दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों अमाउंट, जब दोनों अमाउंट बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग याद कर जाएंगे लोग कि लायबिलिटी में क्या क्या आता है और एसेट्स में क्या आता है। जब तक आप नहीं समझिएगा कि किसमें क्या आता है, तब तक
वो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना पाएगा। चलिए हम लोग आगे को पेज में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग से बनाने के लिए दिया जाएगा और आप लोग भी बनाइएगा। मान के चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन कि कैपिटल कैपिटल मेरे को हमको दिया है 1,00,000 1,00,000 दिया है और हमको लिएबिलिटी हमको 50,000 दिया है और पूछ रहा है कि एसेट्स कितना होगा। एसेट्स इक्वल टू व्हाट। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर एसेट्स निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ए इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल टू एल प्लस सी, यही फॉर्मूला था ना, ए इक्वल टू ए प्लस एल प्लस सी। तो हमें सी मालूम है कितना है, लायबिलिटी मालूम है, तो एसेट्स निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका होगा, ये जो छोटा मोटा है इससे आगे देखेंगे, जो उसका चार्ट बना देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर आप लोग होगा। ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए ए हमको पूछ रहा है, ए इक्वल टू मेरा एल दिया है 50,000 और सी भी दिया है, सी कितना दिया है 1,00,000। तो ए इक्वल टू कितना होगा 1,50,000, 1,50,000 आंसर है। इसी तरह आप लोग को दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मान लीजिए ए हमको दिया है, एसेट दिया है 1,00,000 और आपको कैपिटल दिया है, सी इक्वल टू दिया है 50,000। तो एल इक्वल टू व्हाट, मतलब ए लायबिलिटी कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बना देते हैं, फिर एक क्वेश्चन देंगे आप लोग बना के लेकर आइएगा। देखिए क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस सी, ये है ना, तो इसको देखेंगे, ये दिया है 1,00,000 प्लस सी कितना दे दिया है, एल हमारा नहीं दिया है, प्लस वाट यहाँ पे ए इक्वल टू ए दे दिया है, इक्वल टू एल हमको निकालना है, एल प्लस है जब 50,000। तो अगर एल इक्वल टू हो जाएगा तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1,00,000 माइनस 50,000, तो यहाँ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000। ठीक, ये दो क्वेश्चन बना। एक और क्वेश्चन हम आप लोग को अलग पेज पे दो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसे बनाकर कमेंट बॉक्स पे आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 मान लीजिए ए इक्वल टू 1,70,000 और सी इक्वल टू 60,000 है। तो हमको निकालना क्या है, एल इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन 1 हो गया, आप लोग निकाल के इसे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। ए इक्वल टू 2,20,000 और एल इक्वल टू 60,000, तो सी इक्वल टू वाट। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू वाट और हमको दिया है एल इक्वल टू 1,00,000 और सी इक्वल टू दिया है 50। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर बना के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कक्षा आगे जब चलने लगे तो हम आप लोग को होमवर्क भी देंगे, आप लोग होमवर्क को इसको करिएगा, तब ताकि आप लोग को ज़्यादा
समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए, अब सैद्धांतिक प्रश्नों पर चलते हैं, जो मतलब थ्योरी बेस्ड प्रश्न होते हैं। जैसे हम उसे अकाउंटिंग इक्वेशन का उसका है पूरा स्ट्रक्चर बना के उसको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इसका हमको निकालना होता है A=L+C, फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या है, A assets=L+C। इसी का आप लोग को बनाना है, इसी का आप लोग का आंसर निकालना है। तो अगला पेज पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, राम ने 1 लाख रुपया से व्यापार प्रारंभ किया। 1 लाख रुपया से व्यापार प्रारंभ किया। इसमें तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, 2 नंबर पे क्या कह रहा है कि 20,000 रुपया का माल नकद खरीदा। 20,000 रुपया क्या किया, माल नकद खरीदा है। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 15,000 का माल 20,000 में बेचा। ये दिए गए इंफॉर्मेशन है, इसी आधार पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है। ध्यान रहे कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या हुआ, कैपिटल निकल गया। इसमें देखिए आप लोग को कैपिटल निकल गया, इसमें CAPITA कैपिटल निकल गया। ठीक, इसमें क्या हुआ, कैश एंड स्टॉक निकल गया। कैश एंड स्टॉक कितना है, ठीक, माल खरीदा है तो क्या किया है। ठीक, इसमें जो है कैश स्टॉक और प्रॉफिट तीनों निकल गए। कैश स्टॉक और प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग तैयार करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, इसका हम लोग प्रारूप तैयार करें। स्केल आप लोग अपने पास रखे रहिएगा, हम तो इसमें बना रहे हैं, सही नहीं बनेगा तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, जितना इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शनें होंगी वो इसका कॉलम बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये इसको इस तरह बनाएं। फर्स्ट में क्या लेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन। फर्स्ट में ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन किए हैं। दूसरा में इसको 2 भागों में हम लोग बांट देंगे, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही ना, तो 2 भागों में हम लोग बांट देंगे। इसी तरह पापू भी तैयार करेंगे। इस पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन, जो लेन देन हुआ उसको लिखेंगे। ट्रांजेक्शन, इस पे लिखेंगे एसेट्स। इसमें हमारा होगा लिएबिलिटी प्लस क्या होता है, कैपिटल। यही होता है, यही फॉर्मूला है, आप इसी के आधार पर तैयार करेंगे। अब देखिए, इसमें जो जो ट्रांजेक्शन आएंगे उसे भी हम लोग लिखते चलेंगे, जो जो ट्रांजेक्शन आएंगे, और अंतिम में उसी से बैलेंस शीट हम लोग तैयार करेंगे कि दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं। ठीक, इसमें देखिए कैश आएगा, हमारा कैश आ रहा है। ये भी मेरा कैश जो है ये क्या है, मेरा प्रकार का एसेट्स है, संपत्ति है। कोई सामान खरीदते हैं तो वो भी मेरा क्या है, एसेट्स है। तो स्टॉक भी मेरा एसेट्स है। ठीक, लायबिलिटी में मेरा क्या होगा, लायबिलिटी मेरा एक कैपिटल होगा और कुछ नहीं होगा, लायबिलिटी मेरा कैपिटल होगा।
लायबिलिटी में कैपिटल हुआ, लायबिलिटी यहाँ कैपिटल। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या किया है कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं। राम ने कितने व्यापार वर्णन किया, यहाँ एक लिख देंगे, एक लिख के राम ने व्यापार स्टार्ट, व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया है तो वो कितना कैश दिया, ठीक। तो कैश में हम लोग कितना रुपया डालेंगे, कैश 1 लाख, 1 लाख रुपये। स्टॉक में कुछ होगा और लिएबिलिटी कुछ, लेकिन कैपिटल ये हमारा 1 लाख का होगा, 1 लाख का कैपिटल होगा वही। ठीक, अब 2 नंबर में लिखेंगे, 2 नंबर उसका ट्रांजेक्शन क्या है कि 20,000 रुपये का माल नगद खरीदा, 20,000 रुपये का माल नगद खरीदा। तो मान के चलिए माल खरीदा तो स्टॉक आया है तो कैश घटेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे कैश में 20,000, यहाँ पर पहले लिख लेंगे माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा, खरीदा। तो माल नगद खरीदेगा तो 20,000 रुपया का कैश से माइनस होगा, ये पैसा तो माइनस होगा। स्टॉक में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। स्टॉक 20,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, स्टॉक कितना का हो गया, 20,000 हो गया। ये लायबिलिटी और मेरा कैपिटल कुछ नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको पहले जोड़ लेंगे, ये दोनों को, और इक्वेशन में हम लोग जोड़ते चलेंगे। ठीक, इसलिए कि पहला तो ट्रांजेक्शन था उसमें किसी प्रकार का इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि वो फर्स्ट व्यवसाय प्रारंभ भी किया था। ठीक, और जोड़ के देखते चलेंगे, ठीक, कि दोनों बराबर होते हुए चल रहा है कि नहीं। बराबर होते हुए चल रहा है तो मतलब आपका इक्वेशन सही चल रहा है, अगर बराबर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ठीक, लायबिलिटी में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है 1 लाख, कैपिटल मेरा 1 लाख का। तो यहाँ देखेंगे ये 20,000 कट गया तो ये 80,000, 80,000, ये 80,000 हो गया। ठीक, और ये मेरा स्टॉक कितना का था, 20,000। और दोनों को जोड़ेंगे इक्वेशन में तो 80,000 20,000 कितना होगा, 1 लाख, और ये 1 लाख, मतलब दोनों बराबर है, मतलब सही चल रहा है। अब उसके बाद न्यू, हर टर्म के बाद हम लोग जोड़ते हुए देखते चलेंगे, यहाँ न्यू इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे न्यू इक्वेशन चलेंगे। तीसरा एक ही बचा है, तीसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि 15,000 का माल 20,000 में बेचा है। तो 15,000 की चीज में 20,000 में बेचा है तो 5,000 को उससे प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो मान के चलो 20,000 में बेचा है, इसके पास कैश कितना आ गया, 20,000 रुपया कैश। यहाँ माल बेचा लिख लेंगे, माल बेचा, तो 15,000 का माल 20,000 में बेचा था, 20,000 रुपया इसके पास आया, आया ना। लेकिन माल 15,000 का बिका है तो 15,000 यहाँ पे माइनस होगा, 15,000 माइनस होगा। और इसी कारण जब 15,000 बिका है तो 20,000 कैश आया, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट जो होगा इसके कैपिटल में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट इसका कैपिटल में जुड़ जाएगा, 5,000 रुपया ये हुआ है प्रॉफिट। यही जो है ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप लोग मालूम है किस आया है कि 15,000 का माल 20,000 में बेचा था, 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 यही आएगा। यही पैसा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, मेरा पूंजी हो गया, पूंजी हुआ तो वो कैपिटल में जुड़ जाएंगे। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे, अब बराबर करके देखेंगे, अगर बराबर हो रहा है तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, अगर बराबर नहीं होगा तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,000 और 20,000 कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख हुआ। ये 20,000 में से 15,000 रुपया गया, 15,000 का माल गया तो कितना बचा, 5,000, 5,000 लायबिलिटी कुछ नहीं है मेरा। और ये पूंजी जो था वो 1 लाख से 1,05,000 हो गया।
ठीक, अब देखिए जोड़ के देखिए दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों का मान बराबर। जैसे एसेट्स कितना हुआ 1,00,000 और एसेट्स में हमारा कैश है स्टॉक कितना का हो गया 1,00,000 और 5,000, 1,05,000 और वही कैपिटल मेरा कितना हो गया 1,05,000, दोनों बराबर है। मतलब ये मेरा ये जो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है ये मेरा सही है। इसको इसका हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट इसी से बैलेंस शीट तैयार करेंगे। मेरा जो कैश है स्टॉक और ये कैपिटल ये है, तीन से हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हम लोग ने बैलेंस शीट का प्रारूप देखा था, अगले पेज में देखेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन ये किसी डेट पे होता है। बैलेंस शीट का हम लोग को ढांचा याद था कि एक तरफ लायबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट्स होता है, होता है। ये दोनों योर अमाउंट हो जाएगा। ये हो गया मेरा बैलेंस शीट का प्रारूप रेडी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिएबिलिटी, ये अमाउंट, ये मेरा एसेट्स, ये अमाउंट अमाउंट ठीक। लिएबिलिटी में मेरा केवल क्या था कैपिटल था, तो कैपिटल को ही दर्शाएंगे यहाँ पे। कैपिटल मेरा कितना था 1,05,000 था, 1,05,000। एसेट में हम लोग को दो चीज मिला था, एक मिला था कैश, कैश कितना का था 1,00,000 और स्टॉक मेरा कितना का बचा था, स्टॉक 5,000 था। ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे, टोटल तो बैलेंस शीट का मान दोनों योर बराबर आएगा। 1,05,000, यहाँ पर भी 1,05,000। ठीक, इस तरह हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन जाके कंप्लीट हुआ। आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करिएगा और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का और भी क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। जो हमने आप लोग को होमवर्क दिया है उसे आप लोग करके जरूर कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अभी इस क्लास को खत्म करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग देखें और समझें। किताब बुक्स में भी हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक, और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं हम लोग लेते चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आगे से हम लोग लेकर आए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो दोस्तों आज के लेक्चर चैप्टर में हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है उसको कैसे हम तैयार करते हैं, उसका प्रारूप कैसा होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है A=L+C। इसी के आधार पे अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अब इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने सीखेंगे। जितने प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन हम देंगे उसी क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके पास अकाउंटिंग का बुक होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर निकालिएगा और उसमें देखिएगा कि जो शुरू वाले क्वेश्चन है वो इसी बेस पर आधारित है। इससे आप एक दो क्वेश्चन बना के देखिएगा, उसके बाद जितने बड़े क्वेश्चन है हम लोग आगे लेते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना न भूलें ताकि और लोगों को सीख सके। और भी बच्चे हैं जिसे सीखने में दिक्कत होता है, मतलब कोचिंग नहीं जा सकते, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो ये लेक्चर क्लासेस चल रहे हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जरूर ताकि अगला लेसन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अगले वीडियो में तब तक के लिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आप जितने पढ़िएगा उतने ही आपका विकास होगा। थैंक यू।